नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्रयोगधर्मा रचनाकार अज्ञे की कविता के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर कहे जाते हैं। आपने साहित्य में भाव और भाषा के दृष्टिकोण से नई नए प्रयोग करने पर अत्यधिक बल दिया है और एक ऐसी ही प्रयोगधर्मी कविता है नदी के द्वीप। अज्ञेय पाश्चात्य दर्शन से प्रभावित रहे हैं। पाश्चात्य दर्शन में दो विचारधाराएं हैं, व्यक्तिवाद और अस्तित्ववाद। इन्हीं दोनों विचारधाराओं से संबंधित रचना लिखी गई है। बताना चाहूंगी पहले में कि यह अस्तित्ववाद क्या होता है अथवा यह व्यक्तिवाद क्या है। जैसा कि हमें पता चल रहा है, व्यक्तिवाद एक ऐसा दर्शन है जिसमें व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। जैसा कि हम भारतीय दर्शन में मानते हैं कि समाज महत्वपूर्ण है, हमें परोपकार करना चाहिए, हमें दूसरे व्यक्तियों का सहयोग करना चाहिए। हम चाहे दुख भी भोग ले, लेकिन हमें दूसरे व्यक्तियों के लिए और समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा हमारे भारतीय दर्शन और भारतीय विचारधारा में निहित है। परंतु पाश्चात्य विचारधारा ऐसा नहीं मानती। वहां पर व्यक्ति सुख और व्यक्ति आनंद को अधिक महत्व दिया जाता है। व्यक्तिवादी विचारधारा यही है, व्यक्ति के सुख, व्यक्ति के अस्तित्व, व्यक्ति के महत्व को स्थापित करने वाली विचारधारा। दूसरी तरफ अस्तित्ववादी विचारधारा भी इसके समानांतर कही जा सकती है। एक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक रहे हैं सातवे, जिन्होंने इस अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रवर्तन किया है और इसे साहित्य जगत और विश्व के सम्मुख रखा। अस्तित्ववादी विचारधारा मनुष्य के अस्तित्व अर्थात व्यक्ति के अस्तित्व को अधिक महत्व देती है कि व्यक्ति का अस्तित्व ही सब कुछ होता है, समाज कुछ भी नहीं होता है। इन दोनों पाश्चात्य विचारधाराओं को कवि अज्ञे ने ग्रहण किया है और यह कविता लिखी है। यद्यपि यह पाश्चात्य विचारधारा और पाश्चात्य दर्शन है, परंतु अज्ञे एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके हृदय में भावुक कवि का संवेदनशील भावनाएं हमेशा प्रवाहित होती रही हैं और आप भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार करने का कार्य भी करते रहे हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नए संदर्भ में प्रस्तुत किया है और भारतीय संस्कृति को अपनी रचनाओं में जगह जगह पर आप प्रेरित करते रहते हैं। भारतीय दर्शन में एक विचारधारा है मानवतावाद। मानवतावाद अर्थात मानव मात्र के प्रति सद्भाव, मानव मात्र का हित और मानव मात्र के आनंद और सुख की कामना। यह जो मानवतावादी दर्शन है, उसके साथ पाश्चात्य व्यक्तिवाद और अस्तित्ववाद के दर्शन को सम्मिलित करके इन्होंने एक नया समाजवादी ढांचा खड़ा किया है, शायद नदी के द्वीप कविता में, जिसको कि हम देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी के द्वीप एक छोटा सा शीर्षक है और इस कविता को हम पढ़ने जाते हैं। आइए रसास्वादन करते हैं कविता का। जैसा कि आप देख रहे हैं, अज्ञे के द्वारा यह जो कविता लिखी गई है, इसमें नदी के द्वीप शीर्षक प्रतीकात्मक शीर्षक है। नदी यहाँ पर समाज का प्रतीक है और द्वीप मनुष्य का प्रतीक है, व्यक्ति का प्रतीक है। नदी और द्वीप का क्या संबंध होता है, आप इसे भलीभांति जानते होंगे। नदी पानी में संपूर्ण और वह बहती रहती है और द्वीप, जब वहां नदी के बीच में कुछ मिट्टी एकत्रित हो जाती है तो वह एक टापू बन जाता है, उसी को द्वीप कहा जाता है। और यह जो द्वीप या टापू यानी कि एक जमा या स्थिर मिट्टी है, वह नदी के साथ बहती नहीं, वह स्थिर रहती है। अब नदी तो बहने का नाम है, प्रवाहित होने का नाम है और द्वीप उसके मध्य स्थिर होने वाली वस्तु है। नदी और द्वीप का यह जो संबंध है, उसी के माध्यम से कवि अज्ञे समाज और व्यक्ति के संबंध को इस कविता में अभिव्यक्ति दे रहे हैं। आइए पढ़ते हैं कविता। हम नदी के द्वीप पर हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वेदी बह जाए। पहले नदी और द्वीप के संदर्भ में हम इसका आशय ग्रहण करते हैं, तत्पश्चात हम बात करेंगे व्यक्ति और समाज के सह संबंध को लेकर के। हम नदी के द्वीप हैं। एक द्वीप कहता है कि हम तो नदी के भीतर रहने वाले हैं। हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत स्वेदी बह जाए, हम तो स्थिर रहते हैं, लेकिन स्रोत स्वेदी अर्थात जो नदी है वह बह जाती है। हम कभी भी यह नहीं चाहते कि हम यही स्थिर खड़े रहें और हमको छोड़ करके नदी बहती चली जाए, हमें अलग कर दे, ऐसा हम कभी भी चाहते नहीं है, ना हम कहते हैं।
वह हमें आकार देती है, क्योंकि हम जानते हैं नदी का महत्व है। हमारे जीवन में नदी बड़ी महत्वपूर्ण है। वह इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारा जो आकार है वह हमें नदी से प्राप्त हुआ है। हमारे पौंड, हमारी गलिया, अंतरिम, उभा, सेकत पुल, सेकत अर्थात रेत से भरे हुए, पुल अर्थात किनारे, सेकत रेत को कहा जाता है, पुल अर्थात किनारे। ठीक है, तो सब गोलाइया उसकी गली है। जो हमारे पौंड बने हुए हैं, चाहे हमारी गलिया बनी हुई है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पानी जाता है तो जो द्वीप होता है उसके अलग अलग पौंड बनने लगते हैं। जिस तरफ से पानी जाएगा वहां पर पौंड बन जाएगा। इसी तरीके से द्वीप में कई बार गलिया भी बन जाती है, बहुत अंदर तक पानी आ जाता है और वह टूट जाता है, कट जाता है। इसी प्रकार से अंतरिक्ष अर्थात गड्ढे, उभार यानी कि ऊंचा स्थान, सेकत पुल यानी कि रेती से भरे हुए किनारे, सब गोलाइया उसकी भरी है। सारी गोलाइया, सारा आकार प्रकार उसके द्वारा निर्मित हुआ है। यानी कि हमारे गढ़ने में, हमारे रूपाकार गढ़ने में नदी का बहुत अधिक महत्व है, ये मैं जानता हूँ। माँ है वह है, इसी से हम बने। वह हमारी माँ के समान है और उसी से हम बने। नदी ही हमें, हमारी रचना, हमारे निर्माण का आधार होती है, इसे हम जानते हैं। यह एक द्वीप कह रहा है कि हम नदी के महत्व को, नदी के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से आप एक व्यक्ति अथवा एक मनुष्य का जीवन ले सकते हो कि हम अगर एक मनुष्य है, हम अगर एक व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति का महत्व समाज में होना है। समाज के भीतर ही व्यक्ति निवास करता है। मनुष्य कभी अकेला नहीं रहता। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी कि समाज के भीतर ही मनुष्य का अस्तित्व है, व्यक्ति का अस्तित्व है। कभी भी एक मनुष्य यह नहीं चाहता कि वह अपने विश्वास और मान्यताओं को लेकर के स्थिर हो जाए द्वीप के समान, और जो सारा समाज है उसमें परिवर्तन हो जाए, वह विकास की ओर अथवा पतन की ओर बह जाए, अथवा सारे समाज की विश्वास और मान्यताओं में परिवर्तन हो जाए, समाज कहीं और आगे बढ़ जाए और एक व्यक्ति वही अपनी पहले की मान्यताओं को लेकर के एक जगह पर खड़ा और स्थिर हो जाए, यह कभी भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। न वो ये कहता है समाज से कोई व्यक्ति कि तुम आगे जैसा चाहे परिवर्तित हो जाओ और मैं ऐसे ही खड़ा हूँ, क्योंकि समाज और व्यक्ति का बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। समाज ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माता होता है। समाज ही व्यक्ति के जीवन शैली, व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के दर्शन, व्यक्ति की भावनाओं को रूपाकार देता है। यानी कि एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चे को जन्म देकर के उसके शरीर के बाहरी और आंतरिक पक्ष का निर्माण करती है, उसी प्रकार से समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। परंतु किंतु हमने द्वीप हम धारा नहीं है, लेकिन द्वीप ये भी कहता है कि हम तो द्वीप हैं और हमारा धर्म है स्थिर रहना। हम धारा नहीं है कि हम बह जाए नदी के साथ में। स्थिर समर्पण है हमारा, हमारा नदी के प्रति समर्पण है, लेकिन हमारा समर्पण कैसा माना जाएगा? स्थिर माना जाएगा। हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत से के, क्योंकि हम तो सदा से ही इस नदी के भीतर रहने वाले द्वीप हैं। तो हम नदी के भीतर रहते हैं और हम नदी के महत्व को स्वीकार करते हैं। यह हमारा जो समर्पण है वह स्थिर समर्पण है। हम नदी के साथ साथ बह करके उसके साथ नहीं चल सकते हैं, तो हम इस प्रकार की स्थिति रखते नहीं हैं। यह हमारी विवशता है कि हम धारा नहीं है, किंतु हम बहते नहीं हैं। हम देखिए समर्पित तो है नदी के तरफ, लेकिन हम उसके समान बह नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अगर बहने लगेंगे तो बहना रेत होना है। हमारे लिए बहने का मतलब क्या होगा? रेत हो जाना। क्योंकि अगर द्वीप बहने लगेगा तो वह बह करके नष्ट हो जाएगा, यानी कि उसका स्वयं का विनाश हो जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। वह बिल्कुल स्वीकार करता है कि अगर हम बहने लगेंगे तो हम रहेंगे ही नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। अगर हम बहने का प्रयास करेंगे तो हमारे पैर अपनी जड़ से उखड़ जाएंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बाढ़ भी आने लगेगी, तो अगर बाढ़ आती है तो हम बह भी जाते हैं। कई बार हम उसको भी सहते हैं और पुनः हम बह भी जाते हैं। यानी कि नदी के साथ साथ हम बहते हैं नहीं,
हम स्थिर रहते हैं, परंतु कभी प्लवन आता है, कभी बाढ़ आती है तो हम बह भी जाते हैं, हम उस कहने को भी स्वीकार करते हैं, हम हमारे विनाश को भी स्वीकार करते हैं और हम बह भी जाते हैं, क्योंकि यह हमारी व्यवस्था होती है, यह हमारी मजबूरी होती है। इसी प्रकार से आप एक व्यक्ति को देख सकते हो कि अगर पूरा समाज जिस ढर्रे पर चल रहा होता है, पूरा समाज अगर किसी एक विश्वास और मान्यता को लेकर के आगे बढ़ रहा होता है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस विश्वास और उस मान्यता के खिलाफ होते हैं और वे उसका समर्थन नहीं करते हैं, जिसको कि हम बहुमत और अल्पमत के नाम से जानते हैं। कि एक बहुमत होता है जो कि सारे समाज के लोग चाहे गलत हैं अथवा सही हैं यह नहीं देखते, और बहुमत का समर्थन हम लोग अधिकांशतया कर देते हैं। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके बहुमत का समर्थन नहीं करते, अभी तो वे सोचते हैं, विचार करते हैं, खड़े रहते हैं और जहां पर उन्हें आवश्यकता लगती है वे विरोध भी कर देते हैं, यानी कि स्थिर रहना, बहना नहीं सबके साथ में। ऐसे कुछ व्यक्तियों का स्वभाव होता है जैसा कि द्वीप होता है। नहीं तो प्रत्येक सामान्य व्यक्ति धारा के समान होता है जो नदी के साथ समाज के साथ बहता रहता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति धारा नहीं होता। कुछ व्यक्ति द्वीप के समान भी होते हैं जो कि स्थिर रूप से समाज के लिए समर्पण करते हैं। ऐसा नहीं कि वे समाज के खिलाफ हैं, ऐसा नहीं कि वे समाज के विरोधी हैं अथवा समाज के दुश्मन हैं, उनका भी समर्पण है समाज के प्रति, लेकिन उनका समर्पण हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं है, उनका समर्पण स्थिर समर्पण होता है। पैर उखड़ेंगे, और जब कभी ऐसा होता है कि उन व्यक्तियों को भी पैर उखाड़ने पड़ते हैं, उन व्यक्तियों को भी अपनी मान्यताओं और विश्वासों से हटना पड़ता है, ऐसा भी समय आ सकता है, तो उस समय वे उसको भी स्वीकार करते हैं, सह भी लेते हैं, और कई बार उनको बहना पड़ता है तो स्वयं के विनाश को भी वे स्वीकार कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम क्या कहता है द्वीप। और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते। देखो कभी विवशता से एक द्वीप को बह भी जाना था, तो द्वीप क्या हो जाएगा, चूर्ण चूर्ण हो जाएगा, रेत बन जाएगा। अब देखो द्वीप का कहता है कि अगर हम चूर्ण हो जाएंगे, अगर हम रेत हो जाएंगे, तो क्या रेत होकर के हम धारा बन सकते हैं, हम नदी की धारा नहीं बन सकते। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे। अगर हम रेत बन जाएंगे तो क्या होगा, सलील को अर्थात पानी को हम थोड़ा तनिक गंदला ही करेंगे, हम पानी को थोड़ा सा गंदा बना देंगे, हम पानी नहीं बन पाएंगे, हम धारा नहीं बन सकेंगे, हम नदी नहीं बन सकेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे, यानी कि हम पानी को अनुपयोगी बना देंगे। इससे अच्छा है कि हम स्थिर रहें, किसी को गंदा नहीं करें, किसी को बुरा और अनुपयोगी नहीं बनाएं। तो यह द्वीप का महत्व है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का महत्व यह है कि कई बार अगर उसे विवशता के कारण किसी सामाजिक मान्यता का समर्थन करना पड़ा जहां पर बहुमत जा रहा है, तो वहां पर वह अपनी विचारधारा को फैलाएगा, और उस विचारधारा में और कहीं ना कहीं उस विचारधारा के समर्थक लोगों में एक अलग प्रकार की भावना और विचारों को प्रस्फुटित करेगा। तो इससे अच्छा है कि वह स्थिर रहे और उन सभी के साथ में नहीं जाए। लेकिन फिर भी द्वीप कहता है कि मैं स्थिर रहता हूँ, मैं बह नहीं सकता हूँ, तो यह कोई बुराई नहीं है। द्वीप है हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। देखो यहाँ पर अस्तित्ववादी दर्शन हमें नजर आता है कि द्वीप यह मान रहा है, बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही बल के साथ यह कहता है कि अगर मैं द्वीप हूँ, मैं बह नहीं सकता हूँ नदी की धारा के साथ में, तो यह कोई अभिशाप नहीं है, यह मेरे लिए कोई पाप के समान नहीं है, यह तो मेरी नियति है, यह मेरा भाग्य है, और मुझे ऐसा रहना है, यह मेरी प्रकृति है, यह मेरा स्वभाव है। हम नदी के पुत्र हैं, क्योंकि हम तो नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की गोद में, और हम तो नदी की गोद में बैठे हुए हैं। वह बृहद भूखंड से हमको मिलाती है, और नदी ही क्या करती है कि कई बार हमें जो बहुत बड़ा भूखंड है, मतलब जो धरती है, उस धरती से कई बार हमें नदी मिला भी देती है, और वह भूखंड अपना पितर है, नदी तुम बहती चलो।
और वह जो भूखंड है, मतलब जो धरती है, वह मेरे पिता के समान है। आप जानते होंगे कि जो द्वीप होता है वह मिट्टी का बना होता है, और मिट्टी कहाँ पर है? मिट्टी का तात्पर्य है भूखंड, यानी कि धरती। तो कई बार ऐसा होता है कि द्वीप नदी की गोद में बैठा रहता है, और कभी नदी पूरे के पूरे द्वीप को, टापू को बहा करके ले जाती है और उसे भूखंड से, उसे धरती से मिला देती है। तो जो धरती है, जो भूखंड है, वह तो उसके पिता के समान है, क्योंकि जन्म भले नदी ने लिया है, उसे बनाया नदी ने, उसके व्यक्तित्व को नदी ने गढ़ा है, लेकिन वास्तव में उसका जो अंश प्राप्त हुआ वह धरती से मिला है, भूखंड से मिला है। तो एक द्वीप का पिता होता है भूखंड। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति समाज के साथ बहता नहीं है, अगर वह समाज की विचारधारा का समर्थन आंख मूंद करके नहीं करता है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसका जीवन अभिशापित है, यह उसका स्वभाव होता है। वह भी समाज के मध्य, समाज की गोद में बैठने वाला, समाज के बीच पलने वाला एक व्यक्ति है। और नदी क्या करती है कि जो उसका दर्शन है, जो उसकी मान्यता है, उसको पोषित भी करती है। नदी ही कभी कभी, यानी कि समाज ही कभी कभी क्या करेगा कि इसके दर्शन से उसको मिला देगा। तो जैसे नदी भूखंड से द्वीप को मिलाती है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपनी अलग विचारधारा, अपना अलग दर्शन रखता है, तो उसके जैसे लोगों से, उस विचारधारा को परिपक्व बनाने वाले, उस विचारधारा को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों से, उस दर्शन से स्वयं समाज ही हमें मुखातिब कर देता है। लेकिन द्वीप क्या कहता है? नदी तुम बहती चलो, उसे आपत्ति नहीं है कि नदी बह जाती है। उसी प्रकार से जो अल्पमत वाले, जो मैं कह सकती हूँ कि जो अल्पसंख्यक माने जाने वाले लोग हैं, अल्पसंख्यक का तात्पर्य आप किसी संप्रदाय अथवा धर्म से ना समझिएगा। अल्पसंख्यक यानी कि किसी विचारधारा को लेकर के जो कम लोग हैं, वे नहीं चाहते कि समाज में परिवर्तन नहीं हो, समाज विकास की ओर नहीं जाए, समाज की विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं आए, ऐसा हम लोग नहीं चाहते। यानी कि उसका, समाज का तो स्वभाव ही परिवर्तन की ओर जाना, विकास की ओर बहना, और ये समाज तुम बहते चलो, तुम्हारे भीतर परिवर्तन आता है। फिर आगे कवि कहता है, भूखंड से जो दाय हमको मिला है, मिलता रहा है, मां जति संस्कार देती चलो। और भूखंड से यानी कि हमें परंपरा से जो विचारधाराएं प्राप्त होती है, बस समाज को क्या करना कि उसको मांझ देना, अर्थात उसको परिमार्जित करना, उसको और अधिक संस्कार देना। फिर कभी ऐसा भी हो सकता है, यदि ऐसा कभी हो तुम्हारे आह्लाद से, आह्लाद अर्थात तुम्हारे आनंद से, या दूसरों के किसी स्वेराचार से, या तो हे नदी तुम कभी स्वयं आह्लादित हो जाती हो, कभी तुम स्वयं आनंद महसूस करो, या कभी कोई तुम्हारे साथ स्वेराचार करे, या कोई तुम्हारे प्रति अतिचार करे, अत्याचार करे, तुम बढ़ो, कभी ऐसा हो कि तुम बढ़ने लगो, प्लवन तुम्हारा घरघराता उठे, और जो तुम्हारा प्लवन अर्थात जो तुम्हारे अंदर बाढ़ है, वह घर घरा करके ऊपर की ओर उठने लगे, यह स्रोत स्विनी कर्मनाशा कीर्तिनाशा मूर्ख काल प्रवाहिनी बन जाए। और जो स्रोत विनी है, जो नदी है, वह कभी कर्मों का नाश करने वाली, कीर्ति का नाश करने वाली, और काल को प्रवाहित करने वाली बन जाए, कभी ऐसा भी हो सकता है। यानी कि या तो नदी के में आनंद हो तो नदी के अंदर बाढ़ आ जाए, अथवा कोई नदी के साथ अत्याचार करे, जैसे कई बार एक साथ पानी छोड़ा जाता है तो नदी में बाढ़ आ जाती है। कभी कोई अन्य व्यक्ति स्वेराचार करे, कोई अत्याचार करे और नदी के अंदर बाढ़ आने लगे, नदी बहुत ही भयंकर हो जाए, वह कर्मनाशा कीर्तिनाशा काल प्रवाहिनी बन जाए, तो द्वीप क्या कहता है? तो हमें स्वीकार है, नदी के इस भयंकर रूप को भी मैं स्वीकार करता हूँ। और ऐसे में उसे पता है कि क्या होगा, उसका विनाश अवश्य, यानी कि द्वीप उस समय बचा नहीं रहेगा, उस समय द्वीप क्या होगा, रेत के रूप में बह जाएगा, उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम। तो ऐसे समय वह कहता है कि जब इस प्रकार तुम्हारे भीतर बाढ़ आने लगेगी, तुम अतिचार युक्त हो जाओगी, तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ, मैं उसी में बह जाऊंगा, मैं रेत हो जाऊंगा, फिर पानी से अलग छन जाऊंगा, पानी अलग हो जाएगा, उस समय के बाद में मिट्टी अलग हो जाएगी, मिट्टी छन जाएगी,
जमेंगे हम, फिर क्या होगा कि वह मिट्टी कहीं ना कहीं जम जाएगी, कहीं फिर पैर टेकेंगे और एक फिर कहीं फिर पैर टेक लेगा, कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार और एक फिर नया व्यक्तित्व धारण कर लेगा, एक नई फिर का आकार वहां बनना लगेगा जहां पर मिट्टी जमने लगेगी। माता उसे फिर संस्कार तुम देना और हे नदी रूपी माता तुम क्या करना कि नए मेरे आकार को गढ़ती रहना। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि समाज में जो बहुमत की मान्यताएं हैं, वो बहुमत की मान्यताएं और विश्वास के कारण समाज इतना अधिक क्रोधित और भयंकर हो जाता है कि वह एक व्यक्ति के विश्वास और मान्यताओं को नहीं समझता है और वह उस व्यक्ति और की मान्यता और व्यक्ति के विश्वासों का दम घुटने लगता है। तो इस व्यक्ति उस समय भी समाज का विरोध नहीं करेगा। व्यक्ति क्या करेगा, केवल इतना साहस रखेगा कि वह उस विनाश की गंगा में बह जाएगा। लेकिन अगर उसकी विश्वास और मान्यताएं अटल हैं तो वह फिर कहीं पर क्षण करके जम सकता है और फिर व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे समाज तुम मेरे उन विश्वास और मान्यताओं को उस समय के अनुरूप पुनः संस्कारित कर देना, पुनः एक नए स्वरूप में व्यक्त कर देना। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नदी और द्वीप के संबंधों के माध्यम से मनुष्य और समाज का संबंध बताया गया है। कई बार आपने देखा होगा कि सारा समाज एक ही मान्यता को लेकर के चल देता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अलग मान्यता और विश्वास को रखते हैं, वे एक प्रकार से विरोधी स्वरूप में होते हैं और वे वहां पर भूखे रहते हैं। कवि कहता है कि ऐसे व्यक्ति समाज के विरोध में लगते अवश्य है लेकिन वे समाज के विरोधी नहीं है। उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में, उनके दर्शन और विचारधारा को गढ़ने में समाज का ही अपना महत्व होता है। और समाज क्या करता है कि कई बार ऐसे व्यक्तियों का विनाश भी कर देता है, ऐसे व्यक्तियों की मान्यताओं को समाप्त करने के लिए भी प्रयास करता है, लेकिन फिर कभी ना कभी ऐसी विश्वास और मान्यताओं को महत्व मिलता है और व्यक्ति का अपना अस्तित्व बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार इस कविता में आप देख रहे हो नदी और द्वीप के संबंधों के माध्यम से मनुष्य और समाज के संबंधों को कवि ने बहुत ही विशिष्टता के साथ में प्रस्तुत किया है। आपका सबका बहुत बहुत